हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। चलिए हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ओर बढ़े, जो कि क्विक रिवीजन के तहत है। आप देख सकते हो, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस के 4 जो पार्ट थे, पार्ट बाय पार्ट डिवीजन थे, उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन अधिक आने के चांसेस हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है ना, इसमें भी आपका नर्वस सिस्टम की बात की जाए या फिर इंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए, तो अधिकतर क्वेश्चन अगर देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, तो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ में प्लांट्स हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए। सबसे पहले टॉपिक में देखिए, नर्व सेल एंड न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, हार्मोन इन एनिमल एंड ट्रॉपिकल एंड नास्टिक मूवमेंट, हार्मोन्स इन प्लांट्स, इतने टॉपिक हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों को एग्जाम में कहीं भी समस्या ना हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टिमुलाई की बात करेंगे, तो स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म होता है स्टिमुलाई। तो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक डस्ट पार्टिकल जो है हवा के रफ्तार के साथ जो है ना हवा में मिक्स हो जाते हैं और आपके आँखों की ओर बढ़ते हैं, आँखों में आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल। तो क्या होता है, अचानक आँखें बंद हो जाती है। तो वो स्टिमुलेट जो है आप लोगों के आँखों को किया, वो क्या था, स्टिमुलस यानी स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए मजबूर करता है, कोई ऑर्गन के लिए, है ना। जैसे डस्ट पार्टिकल अगर नोज में चला गया तो छींकें आने लगती है, या फिर अचानक तेज रोशनी आपकी आंखों में आ जाती है तो आंखों की पलकें बंद हो जाती है। तो स्टिमुलेट ये सब हो गया, जो फैक्टर जिसके कारण हमारा ऑर्गन एक्टिव हो रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब हो गया जो स्टिमुलस हुआ, है ना। जैसे आंखों में लाइट आई, आपने पलकें बंद कर ली, तो वो हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है, वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करता है, तो एक साथ मिलकर काम करता है। अब केवल मुंह का तो काम नहीं है, माउथ का काम तो नहीं है कि केवल भोजन को खा लेना। अब माउथ के साथ बहुत सारे ऑर्गन, जो कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत पढ़े कि बहुत सारे ऑर्गन उसके साथ जुड़े होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम लोगों को मेन पढ़नी है, अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, यहाँ पर ये सब जानकारी रखना है। अब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल वो होता है, हमारे एनिमल माने ह्यूमन बींग्स में आ गया, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ये 2 सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग इम्पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 पार्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन जो है वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहीं स्पाइनल कोड जो है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कौन से एक्शन आगे हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा फिर नर्वस सिस्टम में आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। इसमें क्या होता है, इसमें कार्नियल नर्व जो होते हैं और स्पाइनल नर्व, इनके बारे में हम लोगों को पढ़नी नहीं है, केवल जाननी है। अब इसमें क्या है, देखिए आपका जो ब्रेन है, ब्रेन जो है यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रेन, ये रहा ब्रेन। तो ब्रेन से कुछ नर्व्स, डायरेक्ट ब्रेन से कुछ नर्व्स जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन से कुछ नर्व जुड़े होते हैं, और कुछ नर्व्स जो होते हैं वो स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन में जाते हैं। याद रहेगी, कुछ नर्व स्पाइनल कोड में अटैच होते हैं और वो स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, और कुछ नर्व डायरेक्ट ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़े होते हैं उनको कहते हैं कार्नियल नर्व, और जो स्पाइनल कोड से जुड़े होते हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व। बस इतना ही जानना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब रिसेप्टर इफेक्टर, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, आपके सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि रिसेप्टर्स क्या है। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है, हमारे बॉडी के जो सेल है, टिश्यू है, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करता है। जैसे आपकी आंखों ने तेज रोशनी को रिसीव किया, है ना, आपकी आंखों ने तेज रोशनी को रिसीव किया, तो रिसीव किया तो आंखों की पलकें बंद हो गई।
तो उसके आँखों के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग कहेंगे फोटो रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या है? स्टिमुलाई को रिसीव करना। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए आगे, ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन जहाँ पर पाए जाते हैं और कौन कौन से स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए, पहला हो गया फोटो रिसेप्टर। फोटो शब्द जो है फोटोन से बना है, ये आइज में मौजूद होता है। ये लाइट है ना, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ होगा? आइज। ये लाइट के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री हमने इंडिकेटर में पढ़ा था। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है गंध या सुगंध। गंध या सुगंध वो कहाँ होगा? रिसेप्टर नोज में होगा। नोज से ही हम लोग गंध या सुगंध लेते हैं। फिर आ गया आपका गस्टेटरी रिसेप्टर। ये गस्टेटरी टेस्ट से संबंधित है। टेस्ट जो हमारे टंग में टेस्ट बड होते हैं, यानी ये टंग में मौजूद होगा। ये क्या करेगा? टेस्ट के प्रति, जैसे किसी को अगर मान लीजिए मिर्ची दे दिया जाए, किसी को खट्टी इमली दे दिया जाए, तो वो रिस्पॉन्स अपना दिखाएगा ना। तो वो होता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि टंग में मौजूद होता है, वो टेस्ट के प्रति, यानी टेस्ट क्या है उसका? स्टिमुलाई। इसके अलावा फोन मोबाइल फ़ोन होता है ना, तो फ़ोन कहाँ लगाते हैं? कान में। स्वाभाविक है, फोनो रिसेप्टर ईयर में होगा, वो साउंड के प्रति रिस्पॉन्स करेगा। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब हीट होता है, यानी हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, कहाँ से महसूस करते हैं? स्किन से। यानी थर्मो रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? स्किन में, या हीट या कोल्ड को करेगा। और तीसरा जो है नोसाइसिस रिसेप्टर जो है वो स्किन में ही होता है। ये पेन के लिए, आप किसी ने चींटी काट लिया तो पेन कहाँ होगा? स्किन में ही होगा ना, तो वो पेन के प्रति रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपको एकदम इम्पॉर्टेंट समझ के कर लेना है। ठीक है, चलिए इफेक्टर केवल जानना है। तो जिस प्रकार हमने देखा रिसेप्टर हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल हो सकता है जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, तो इफेक्टर भी हमारा मसल या टिश्यू या कोई ग्लैंड हो सकता है जो उस रिसेप्टर ने जो स्टिमुलाई रिसीव किया उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इफेक्टर हो गया। नर्व की बात करेंगे तो ये फाइबर्स की बंडल होती है। ये क्या करती है? तो ये ब्रेन से अदर पार्ट ऑफ द सिग्नल, माने ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं उसके प्रति वहाँ पर सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिग्नल एक जगह से, यानी ब्रेन से अदर पार्ट ऑफ द, जैसे आपका हैंड में गया, या लेग्स में गया, टंग में गया, या टंग से वो सिग्नल ब्रेन में गया, तो उसको ले जाने के लिए जो नर्व्स होते हैं, है ना, जो भेन, एक तरह का आप बोल सकते हैं ये वायर की तरह, जो वायर होता है क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, करंट को लेकर जाता है ना। तो उसी तरह नर्व क्या करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम आ गए हैं न्यूरॉन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीबीआई इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दे सकता है। तो अगर आप पूछेंगे कि न्यूरॉन क्या है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी उससे ही बना है। उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उसका क्या है? न्यूरॉन से बना है नर्वस सिस्टम। और हमारे जो बॉडी होता है उसमें लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। याद रहेगा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी दैट इज न्यूरॉन। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करता। अभी ने हमने पढ़ा ना, नर्व क्या करता है? तो भाई नर्व वो क्या करता है? तो इम्पल्सेस को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये नर्व जो बना है, ये जो नर्व है वायर की तरह बना है, तो ये पीस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वही है न्यूरॉन, है ना। इतना बड़ा नहीं होता है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ जो निकला हुआ है ये देख रहे हो ना, ये निकला हुआ है जो ब्रांचेस की तरह, इसको हम लोग कहेंगे डेंड्राइट। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको सिग्नल में चेंज करता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। अभी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कहाँ आ गया? तो आ गया सेल बॉडी में। ये पूरा सेल है,
क्योंकि ये तो सेल ही है ना, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सेल बॉडी में आ गया। अब सेल बॉडी से जो है ये जो देख रहे हो आप, इसको कहते हैं एक्सोन। क्या कहेंगे, एक्सोन। तो इस एक्सोन से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सोन से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ जो कवरिंग देख रहे हो, ये कवरिंग, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहेंगे, माइलिन शीथ। ये कवरिंग, ये क्या करता है, वायर के ऊपर, जैसे आप कॉपर वायर लेते हो उसके ऊपर कवरिंग होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को बाहर फ्लो होने से रोकता है, उससे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का लीकेज ना हो, इसको रोकने का काम करता है। लास्ट में हमारा जो है ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हो गया नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग माने यहीं से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा। हमारे नर्वस सिस्टम में असंख्य न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, असंख्य न्यूरॉन होते हैं। तो ये नर्व एंडिंग में हमारा इम्पल्सेस आ गया। अब इसके आगे की थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर समझेंगे, साइनेप्स के बारे में। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके आगे तीसरा, चौथा, इस तरह नंबर बाय नंबर जो है वो न्यूरॉन आते जाएगा। क्योंकि एक न्यूरॉन छोटा होता है ना भाई, छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप ही, तो बहुत सारे पार्टिकल न्यूरॉन कैसे मिलते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए। तो आखिर यहाँ नर्व एंडिंग तक जब हमारा इम्पल्सेस आ गया है, तो नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, यानी दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। क्या कहेंगे, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, the gap between the nerve ending of first neuron and dendrite of second neuron। तो ये डेंड्राइट है सेकेंड न्यूरॉन का, ये नर्व एंडिंग है फर्स्ट न्यूरॉन का, इसके बीच के गैप को हम लोग साइनेप कहते हैं। तो इस गैप को नर्व एंडिंग, यहाँ पर जो देख रहे हैं नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच गैप, इस गैप को इम्पल्सेस कैसे क्रॉस करता है। यहाँ तो गैप है, तो गैप में तो नहीं चलेगा। अब आप मान लीजिए कोई वायर लेते हो और यहाँ बीच से कट कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आगे फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर गैप जो है कैसे माने होगा, तो यहाँ पर क्या करता है ना, ये नर्व एंडिंग जो देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोब्यूल्स, ये जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये केमिकल रिलीज करने लगते हैं। क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं और इस गैप को भर देते हैं। केमिकल रिलीज करके इस गैप को भर देते हैं ताकि ये इम्पल्सेस वहाँ तक पहुँच सके। कहाँ तक, डेंड्राइट तक। अब डेंड्राइट में केमिकल के रूप में इंफॉर्मेशन आया, उसको क्या करेगा, फिर से इम्पल्सेस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को समझेंगे यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया, साइनेप्स क्या है क्लियर कर लेंगे। चलिए, प्रोसेस क्या है, केमिकल कलेक्शन एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। डेंड्राइट टिप के ऊपर जो आया वो केमिकल कलेक्शन, माने केमिकल के रूप में जो है इंफॉर्मेशन मिला। अब केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ, और केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आयन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, आयन बनेगा। और आयन जब मूव करेगा तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होता है हायर रीजन टू लोअर रीजन की ओर जाने लगता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आयरन मूवमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अब आयरन जब मूवमेंट करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वहाँ जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है डेंड्राइट में जनरेट हो गया। अब वो इम्पल्सेस कहाँ चला जाता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में। फिर जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था पीछे, उसी तरह होगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आप देखिए, ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, ये इंफॉर्मेशन आना और जाना होता है। ठीक है, या फिर स्पाइनल कोड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कोड से डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ भी आपका दो न्यूरॉन काम करेगा, एक इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा, दूसरा इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा। तो ये सेंसरी का मतलब सेंस से रिलेटेड है, वो सेंस करेगा, यानी वो रिसेप्टर में रहेगा। कहाँ रहेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, वो रिसीव करेगा और उस इंफॉर्मेशन को वो लेकर जाएगा कहाँ तक, सीएनएस में तो आपका स्पाइनल कोड आ गया और ब्रेन आ गया, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्सेस को डिफरेंट रिसेप्टर से, माने डिफरेंट ऑर्गन में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेकर जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन का है।
और फिर सीएनएस से, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड से हो या ब्रेन से, तो सीएनएस या सीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसको फिर इफेक्टर तक लेकर आएगा, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेकर आएगा, उसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। क्लियर हो गया। रिले न्यूरॉन क्या करता है? तो रिले न्यूरॉन जो है ना वो जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ता है। किसको? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को में वहाँ जोड़ने का काम करता है। ये सीएनएस में होता है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन पाया जाता है। ये केवल कनेक्शन का काम करता है, जिससे कैपिलरीज जो है आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया था। क्लियर हो गई। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो गया? जो मोटर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन मान लीजिए ये आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है? तो भाई हाथ के मसल में आ रहा है। हाथ किसी गर्म सतह से टच हो गई, हाथ को हटाना है, तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, इधर ब्रेन से या फिर स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड से आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ भी एक गैप होता है, जैसे न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच में गैप था ना, जिसको हम लोग साइनेप्स कहे थे, तो यहाँ भी गैप होता है, इसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये गैप होता है। क्लियर हो गई। चलिए, मूवमेंट ऑफ मसल, यानी ये जो हाथ है ये किसी गर्म पैन में टच हो गया तो इसको हटा लेंगे, माने यहाँ क्या हुआ? कंट्रेक्शन ऑफ मसल, मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो भाई इसमें होता है क्या, जो मसल सेल्स होते हैं ना उसमें स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जनरेट होता है। जैसे ही मोटर न्यूरॉन मसल सेल्स में आते हैं, वहाँ पर इम्पल्सेस आता है, तो एक प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होता है। वही प्रोटीन जो है शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल को चेंज करता है। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर एक्शन के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन जो हमारे बॉडी के द्वारा होती है। आप देखिए यहाँ पर वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले समझ लीजिए कि वॉलंटरी एक्शन क्या है। तो कंट्रोल बाय विल, यानी जो एक्शन हमारी इच्छा से होते हैं, जैसे हम लोग वॉक कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्ले कर रहे हैं, जैसे हम लोग राइट कर रहे हैं, जैसे रीड कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हमारी इच्छा होगी तो चलेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं चलेंगे। हमारी इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारी इच्छा से होते हैं, कंट्रोल बाय विल। इनवॉलंटरी एक्शन जो आप चाहो या ना चाहो, आपकी इच्छा पर वो डिपेंड नहीं करता, वो खुद ब खुद होगा और लाइफ टाइम होगा, जीवन भर होगा। जैसे आपकी पलकों का फड़कना, आपकी पलकें जो है वो ब्लिंक करती है ना, वो आपकी पलकें तो हमेशा स्थिर नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती, वो ब्लिंक करती है। तो आप चाहो या ना चाहो ब्लिंकिंग बंद करेगा क्या? नहीं करेगा। थोड़े देर के लिए आप रोक सकते हो, लेकिन होल लाइफ ये ब्लिंकिंग होगा। हार्ट बीट वो होल लाइफ होगा, ब्रीदिंग होल लाइफ होगा। वो आपकी इच्छा पर आपको पता भी नहीं चल रहा होता है, आप किसी काम में एंगेज हो, लेकिन हार्ट बीट आपकी हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, आपकी ब्रीदिंग हो रही है। तो ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन हो गए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो हमारी इच्छा पर तो डिपेंड होता ही नहीं है, हमारी इच्छा पर नहीं डिपेंड होता है। मान लीजिए कि इच्छा का मतलब सोच समझ कर किया जाने वाला कार्य, ये तो बिना सोचे किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, चलिए अगला, इसमें पॉइंट्स जो है ये आप देख रहे हो, तीन तीन पॉइंट मैंने बताया है, पॉइंट को याद करेंगे। तो वॉलंटरी एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हम लोग सोच समझ कर करते हैं, भाई चलना है, सीधा चलना, उल्टा चलना है ना, जल्दी जल्दी चलना है, धीमे धीमे चलना है, तो वो थिंकिंग करके ही आप करोगे तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा। इसके इनवॉलंटरी एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? थिंक नॉट इन्वॉल्व, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व। इसमें हम बोले ना भी कि हमारी इच्छा से नहीं होती है, हम सोच लेंगे कि ब्रीदिंग बंद कर लेना, हम सोच लेंगे हार्ट बीट बंद कर लेना, क्या होगी? नहीं। लेकिन ब्रेन और वो ऑर्गन, जो ऑर्गन काम कर रहा है हमारी इच्छा के खिलाफ जाकर,
ब्रेन और वो आपस में सेटलमेंट कर लेता है, भाई इस आदमी को पता नहीं चलने दो, हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, यानी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है बट ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है, थिंकिंग तो इन्वॉल्व नहीं होता है और ब्रेन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब इसका एग्जांपल समझिए कि रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, तो क्या ब्रेन को सूचना नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। आपका पैर यदि किसी कांटे पर पड़ता है, ठीक है, आपका पैर यदि किसी कांटे पर पड़ता है तो वहां पर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा कि फट से भाई पैर को हटा लो। ब्रेन तक न्यूज़ ले जाएंगे तो लेट होगा, किसी और काम में एंगेज होगा वो, उसको बाद में सूचना दी जाएगी, है ना। तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, माने वो ब्रेन डिसीजन लेकर नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड ही काम सल्टा देता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आप लिख लोगे तीनों का। अब आगे हम लोग, ये आपका VBI है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन अभी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है सडनली, ये तुरंत होने वाली एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स में डिफरेंस क्या? अरे भाई रिफ्लेक्स एक्शन, सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। अब हार्ट बीट वो तो होल लाइफ होगा, होल लाइफ होगा ना, ब्रीदिंग तो होल लाइफ होगा, जब तक जीवित है तब तक होगा। बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या बार बार का पैर में कांटा चुभेगा क्या? नहीं ना। बार बार हाथ किसी गर्म सतह से टच होगा क्या? नहीं ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन सडन होता है, क्विक होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है, इसमें थिंकिंग जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हमारे बॉडी को होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर कांटा पर ही पैर रखा जाए और रखा रह जाए ब्रेन का इंफॉर्मेशन पाने तक तो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चलिए एक एग्जांपल हम लोग, ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? देखिए आर्क का मतलब हो गया यहाँ पर रास्ता। भाई जो रिसेप्टर होंगे स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, उसको नर्व सेल क्या करेंगे, नर्व सेल उसको इम्पल्सेस को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस पर जो भी डिसीजन लेना है लेगा। गरम तवा में हाथ सट गया तो स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा तुरंत हाथ को हटा लो, तो इम्पल्सेस वापस लौट कर आएगा कहाँ पर, तो जिस पार्ट का मसल है, जिस पार्ट में इफेक्टर है, जिस पार्ट में आपको रिस्पांस देना है, हाथ को हटाना, पाँव का नहीं, तो हाथ में जो मसल्स है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन। तो ये आने और जाने के लिए जो रास्ता बना है, द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और यहाँ पर स्टिमुलेट हमने सब कुछ दिखा दिया, आपको फिगर दे सकता है, ठीक है। ये फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। अगले टॉपिक की ओर फटाफट हम लोग देखेंगे ब्रेन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 90% क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं ब्रेन से। इस पार्ट को तो छोड़ना नहीं है, उल्टा आपको डीपली स्टडी करना है। क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है सर? नहीं बनाना है भाई, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, लेकिन इसके पार्ट को आपको लेवल करना है। स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो दिखाना है। चलिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ब्रेन के पार्ट दिए, ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन का जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है वो जो है फोरब्रेन है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये फोरब्रेन है, ठीक है। फोरब्रेन में यहीं पर सेरिब्रम होता है। फोरब्रेन में क्या है? सेरिब्रम होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पर सेरिब्रम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर फोरब्रेन क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। आप लोग जितने भी सोचने, यानी कहते हैं ना कि ये लड़का को सोचने समझने की शक्ति नहीं, मतलब दिमाग नहीं है। भाई दिमाग नहीं है कि फोरब्रेन नहीं, यार फोरब्रेन में भी कोई सेरिब्रम। तो मेन काम फोरब्रेन का क्या होता है? ये सोचने वाला पार्ट है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो सोचने समझने की, इंटेलिजेंस की, है ना। कोई बच्चा तेज है तो वो शार्प माइंडेड है, तो वो सेरिब्रम के कारण होता है। और हाइपोथैलेमस, इसमें फोरब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, याद रहेगी। चलिए यहाँ पर क्या है? हियरिंग, सुनना, सुनना, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, तरह तरह के इंटेलिजेंस, है ना, ये सारे जो है यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। माने एक तरह से कहा जाए तो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल बाय फोरब्रेन, यानी सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक है।
चलिए इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन यहाँ पर छोटा है जो कि फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है ना। मिड ब्रेन क्या है, तो एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो, ये छोटा सा पार्ट ये क्या करता है, ये फॉर ब्रेन हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। और क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन, कुछ इनवॉलंटरी, सारे नहीं, कुछ इनवॉलंटरी एक्शन को ये कंट्रोल करता है। हम लोगों को मेन टॉपिक है फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये पढ़नी है। चलिए हाइंड ब्रेन में आ जाए, ये टॉपिक VBI मैंने लिख दिया, छोड़ेंगे तो आप समझेंगे। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में पॉन्स की बात करेंगे तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है ना, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। भाई आप रात में सोते हो ना, तो सोने के बाद सुबह अपने आप जागते हो, ये जागते हो कि सुबह हो गई, अब आदत हो जाती है। 1-2 दिन मम्मी ने जगा दिया, 1-2 दिन आप अपने घड़ी में अलार्म लगा दिए, लेकिन उसके बाद आदत हो जाता है। ये कंट्रोल करता है पॉन्स, स्लीपिंग साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स कर रहा है। ब्रीदिंग रेट को, ब्रीदिंग रेट जो है हमारा बढ़ जाना घट जाना पॉन्स के द्वारा हो रहा है। मेडुला क्या करता है, तो भाई मेडुला का काम देख लीजिए, ये से सवाल पूछे गए हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हार्ट बीट को बनाए रखना, सलाइवेशन यानी जो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से उसको मेंटेन करना, वॉमिटिंग वगैरह जो होती है वो वॉमिटिंग वगैरह कंट्रोल करना, वॉमिटिंग कराना, ये सारा काम मेडुला का है। ये क्या कौन सा एक्शन कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। कौन से, इनवॉलंटरी। तो मिड ब्रेन क्या किया, कुछ इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल किया। अब सेरिबेलम की, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेरिब्रम जो है वो बॉडी, वो सेरिब्रम क्या करता है, वो थिंकिंग पार्ट है, वो सोचने समझने का काम करता है, वो इंटेलिजेंस का काम करता है ना। लेकिन सेरिबेलम का काम है वो वॉलंटरी एक्शन के लिए पोस्चर को, बैलेंस को बनाना। बाबा देखिए ये पेंसिल पड़ा हुआ है, हमारा थिंकिंग पार्ट यानी कौन है, सेरिब्रम ने कहा पेंसिल उठाओ और बच्चों को बताओ। पेंसिल उठाया, तो उठाने के लिए इसको जो एक्टिव किया, हमारे बॉडी पार्ट को एक्टिव किया, बैलेंस बनाया, पोस्चर बनाया कि इस तरह करेंगे तब पेंसिल पकड़ाएगा, तो ये कौन कर रहा है, सेरिबेलम। याद रहेगी। तो सेरिबेलम का मेन फंक्शन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और सेरिबेलम का काम थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गई। चलिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ तक आपकी हो गई। अब हम लोग जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसी को करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। भाई इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये ग्लैंड से बनने वाले हैं। तो ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, वैसे ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, नेटवर्क ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन। तो ग्लैंड क्या है भाई, कोई सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, जो कुछ ना कुछ रिलीज करता है, चाहे वो एंजाइम रिलीज करे या हार्मोन रिलीज करे, वही तो ग्लैंड हो गया, है ना। हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करता है, तो वो मैसेज को कैरी करने का काम करता है। तो वहाँ भी हमने पढ़ा था, हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं जा सकती है, वही पार्ट तक जा सकती है। इसकी एक लिमिटेशन हो गई है, ये लिमिटेशन हो गई कि न्यूरॉन सिस्टम में हमने पढ़ा कि न्यूरॉन जिन जिन पार्टों से जुड़ा है ना, न्यूरॉन सिस्टम जिन जिन बॉडी पार्ट से जुड़ा है वहीं तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जा सकती है, और जहाँ ना जुड़ा हो वहाँ तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम वो हार्मोन्स के द्वारा जाएगा, हार्मोन डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में और वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। चलिए ये वाला टॉपिक आप एकदम BBI समझ के इसको कर लेंगे, ये BBI है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, वो ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन निकालता है। मतलब इसको बोला जाए ना तो जितने भी ग्लैंड है वो ग्लैंड के दादाजी क्या है, दादाजी हैं। ये क्या करेगा, अब जैसे आप बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड मतलब सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। भाई तुम निकालो, क्या निकालो, ग्रोथ हार्मोन निकालो, तुम रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन, कितनी क्वांटिटी में निकालोगे, है ना, कितनी क्वांटिटी में निकालोगे, कब निकालोगे, यह डिसीजन हाइपोथैलेमस लेगा, वो केवल कंट्रोल कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा,
है ना, उससे बॉडी का ग्रोथ होगा, बोन्स का ग्रोथ होगा, मसल्स का ग्रोथ होगा। इसकी कमी से क्या होगा, तो गिग्नाटिज्म, गिग्नाटिज्म माने बौनापन आ जाएगा। मनुष्य यदि बौना रह जाता है तो इसी हार्मोन के कारण, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, इस हार्मोन की कमी से बौनापन होती है। कहाँ होती है, ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, एकदम फॉर ब्रेन में। अभी तो हमने देखा था ब्रेन के पार्ट में, फॉर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, और उस हाइपोथैलेमस के ठीक बॉटम में, उसके नीचे ही जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाइए, क्या है, तो भाई थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, लैरिक्स के नीचे। जहाँ हमारा लैरिक्स है, वॉइस बॉक्स है ना, वहाँ पर होता है, उसी के नीचे होता है जस्ट थायराइड ग्लैंड। क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या करता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमने बताया था ना। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, वे केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, फैट का डाइजेशन हो, प्रोटीन का डाइजेशन हो, उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम थायरोक्सिन हार्मोन का होता है, और वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसकी कमी से क्या होगी थायरोक्सिन हार्मोन के, तो गाइटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भाई इंसुलिन निकालेगा। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। कहाँ होता है ये, स्टोमक के पीछे। स्टोमक, पैनक्रिया कहाँ होता है, स्टोमक के पीछे, एब्डोमेन के पीछे। ठीक है। ये क्या करेगा, तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, जिससे बोलते हैं ना, उसको मधुमेह की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, तो वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जा रहा है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम पैनक्रियाज करता है। जेनमिन बढ़ जाने से शुगर की बीमारी होती है ना। चलिए, इंसुलिन अगर हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होगा तो कंट्रोल जो है शुगर का कम हो जाएगा, शुगर बढ़ने लगेगा और शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है। क्या निकालता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है। इसको जो है ये जो है हमारे बॉडी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ा देना। अब अचानक आप डर जाते हो, कोई सदमा लगती है, तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ता है, या हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाने का मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाना, ताकि जिस पार्ट में ज़रूरत है, जैसे आपके पाँव से आप दौड़ रहे हो तो पाँव में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन को माने उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग बढ़ता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन को याद रहेगी, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। फाइट एंड फ्लाइट ये हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग, टेस्टिस। टेस्टिस तो पता ही है, सेक्स हार्मोन है। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस्टोरॉन। टेस्टिस्टोरॉन क्या करता है, तो मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलप करता है। जैसे वॉइस का क्या बोलते हैं उसको, भारीपन होना, बियर्ड निकलना, माउस्टेच निकलना, सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, है ना। उसके बाद आपका हो गया स्पर्म का मैच्योर करा देना या स्पर्म रिलीज कराना, यह टेस्टिस का काम होता है। ओवरीज महिलाओं में होती है। जो ओवरी क्या करता है, ओवम रिलीज करता है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये ओवम रिलीज करता है। और साथ में हार्मोन एस्ट्रोजन, क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा, तो जिस तरह मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ, फीमेल में भी उसी तरह होगा। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करना, मेंस्ट्रुएशन कराना, सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, है ना, प्राइवेट पार्ट में जो भी होते हैं हेयर वगैरह डेवलप करना, तो ये सब जो है इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये VVI है। इसके प्रत्येक टॉपिक को, जितने भी हार्मोन है, ग्लैंड्स है, उसके फंक्शन है, एकदम लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि भाई देखिए, एक सवाल पूछ दिया कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर में आप देख सकते हो। तो लिमिटेड रेंज मतलब क्या है कि इम्पल्सेस जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस केवल बॉडी के उन्हीं पार्ट तक पहुंचेंगे ना,
केवल बॉडी के उन्हीं पार्ट तक पहुंचेंगे जो न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। क्लियर है? जो हमारी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होगा उन्हीं पार्ट तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुंचेगा। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर देखेंगे, रीसेट टाइम। ये क्या होता है? आफ्टर ए न्यूरॉन ट्रांसमिट ऑन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इट नीड ए पीरियड टू रीसेट इज मैकेनिज्म बिफोर इट कैन ट्रांसमिट अनदर सिग्नल। भाई एक पतली सी गली है, पतली सी गली में एक ही आदमी जा सकता है, ये आदमी जाएगा और यहाँ निकल जाएगा बड़ी सी कमरे में। तो बड़ा कमरा में जब पहुंच जाएगा ना, तभी दूसरे आदमी को हम लोग भेज सकते हैं। माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक साथ नहीं जाएगा। एक जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक न्यूज़ चला जाएगा, तभी दूसरे न्यूज़ को पहुंचाएगा, यानी इसमें समय लगेगा। हार्मोनल जो ट्रांसमिशन होती है उसमें समय कम लगता है, लेकिन जब न्यूरॉन सिस्टम से ट्रांसमिशन होगी तो उसमें समय लगता है, उस देर से करता है, डिले करता है। अब केमिकल कम्युनिकेशन वाला हार्मोन वाला हो गया, इसके क्या बेनिफिट है? तो पहली बात है कि वाइडर रेंज है। वाइडर रेंज का मतलब कि हार्मोनल सिग्नल जो है सभी पार्ट में चला जाता है, बॉडी के सभी पार्ट में चला जाता है, जहाँ जहाँ हमारा ब्लड जाता है। हमारे बॉडी के इस पार्ट में ब्लड जा रहा है, हमारे नेल तक ब्लड जा रहा है, तो वहाँ तक ये हार्मोनल सिग्नल चला जाता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर न्यूरॉन सिग्नल नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूरॉन जुड़ा हुआ नहीं, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम वहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या है? स्लो है। आप पूछेगा कि भाई कौन सा फास्ट है, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वो फास्ट जाएगा। ये स्लो है, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब अगर हार्मोन डिसऑर्डर से कोई बीमारी हो जाती है तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, उससे जो बेनिफिट होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग। भाई आप लंबे हो गए हो तो वो लंबाई जो है लॉन्ग लास्टिंग हो गया। ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन, अब एनिमल्स में जिस तरह देखा हमने कि उसमें विशेष नर्वस सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट में वैसे नहीं होते हैं। प्लांट में कैसे होते हैं? ये भी यहाँ भी आप देखोगे स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई जो है वो नर्वस सिस्टम से नहीं बल्कि ये कम्युनिकेट करता है किससे? इलेक्ट्रिक प्लस केमिकल सिग्नल के द्वारा। ठीक है। अब ये मूवमेंट जो होता है प्लांट में वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के मूवमेंट कौन कौन से हैं? एक नास्टिक मूवमेंट और दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब वो किसी भी दिशा में ग्रोथ दिखा सकता है। माने जैसे कि आप टच मी नॉट के प्लांट के लीफ को यदि टच करते हो तो वहाँ पर देखोगे क्या कोई डायरेक्शन होता है? क्या कोई वहाँ ग्रोथ होती है? नहीं। मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। वहीं पर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे, चाहे टिप ऑफ द रूट हो या टिप ऑफ द शूट हो, तो वो जो ग्रो कर रहा है वो डायरेक्शनल होगा। और कौन से डायरेक्शनल? यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में। शूट सिस्टम किधर ग्रो करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन, और रूट सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये ग्रोथ रिलेटेड और यूनी डायरेक्शनल होते हैं, इतना आप लोगों को याद रखनी है। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसमें भी यहाँ पर आएंगे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट। फोटोट्रॉपिज्म माने फोटो क्या हुआ? फोटोन्स जो पार्टिकल होता है लाइट के, स्मॉल पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, यानी इसका संबंध सीधे लाइट से होता है। तो प्लांट दोनों तरह का ग्रोथ दिखाता है, एक आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा नेगेटिव। आप देखोगे कि शूट सिस्टम जो होता है वो लाइट की ओर बढ़ता है। जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है, जो टिप ऑफ द शूट होता है वो लाइट की ओर बढ़ता है, वहीं रूट जो होता है लाइट से दूर भागता है। तो जो उसकी ओर बढ़ेगा, लाइट की ओर बढ़ेगा, वो हम लोगों को कहा हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो लाइट से दूर भागेगा वो हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में भी वही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना से रिलेटेड है, यानी जो प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर बढ़ते हैं। वहीं पर शूट सिस्टम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म देखेंगे, प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो वाटर के सर्च में दूर दूर तक निकल जाते हैं, यानी जिधर वाटर होगा रूट उधर ही बेंड होगा, है ना। तो वो क्या हो गया? तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म माने ग्रोथ ऑफ रूट, रूट किधर? टुवर्ड द वाटर।
और नेगेटिव शूट स्टेम जो होता है प्लांट का वो अवे फ्रॉम द वाटर जाता है। तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। केमोट्रॉपिज्म क्या है, कुछ केमिकल के प्रति प्लांट का ग्रोथ देखने को मिलता है, या तो वो केमिकल से दूर चला जाएगा या केमिकल की ओर बढ़ेगा। तो अगर केमिकल की ओर बढ़ता है तो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और केमिकल से दूर बढ़ता है तो नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। थिग्मो का मतलब होता है टच, है ना। जैसे आप देखोगे कुछ क्लाइंबर्स जो कि सपोर्ट के सहारे ग्रो करते हैं, तो वो जब तक सपोर्ट में टच हैं तो टच होने के कारण ही उसमें ग्रोथ होती है। अब वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये भी याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन किस ओर रिलीज होता है, तो सैडी पार्ट, जिस ओर छाया होगा स्टेम का उस और डिफ्यूज होगा ऑक्सिन हार्मोन, और उसको सेल को इलॉन्गेट करेगा तो फिर टिप जो है वो ग्रोथ करेगा लाइट की ओर हो, है ना। तो थिग्मो मतलब टच से रिलेटेड हो गया, समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टॉपिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस आप लोग कर लोगे। ये टॉपिक जो है बीबीआई था, टॉपिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट बताया था कि टॉपिक मूवमेंट जो है यूनी डायरेक्शनल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। टॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड होता है, नेस्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ रिलेटेड होता है। टॉपिक मूवमेंट जो होता है मोर और लेस और परमानेंट इरिवर्सिबल, है ना, वो जो है होता है। वहीं पर नेस्टिक मूवमेंट में रिवर्सिबल, जैसे छुई मुई के पत्ते को छू दिया वो तो मुरझा गया लेकिन फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा, टेम्प्रोरी होता है, रिवर्सिबल होता है। और टॉपिक मूवमेंट हर एक प्लांट में पाया जाता है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट कुछ खास पौधे में जैसे मिमीसा का प्लांट हुआ उसमें पाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये टॉपिक आपका बीबीआई है, प्लांट रिलेटेड हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, वैसे हार्मोन प्लांट के जो प्लांट को ग्रो कराता है, जैसे उसमें आ गया आपका ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। आप प्लांट के ग्रोथ को ही नहीं बढ़ाता, कोई हार्मोन जो है प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता, रोकता है। अगर ग्रोथ ही होता रहेगा तो प्लांट कितना लंबा हो जाएगा। दूसरा जो है ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब वो ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। तो ये दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला हो गया ऑक्सिन की बात करेंगे तो ये क्या करता है, सेल को इलॉन्गेट करता है, सेल के शेप को, साइज को बढ़ाने का काम करता है, जो कि सूट में मौजूद होता है। और ये क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटिट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है, साथ में फ्रूट के डेवलपमेंट में काम करता है। ऑक्सिन याद रहेगी कि जो सूट हो या जो रूट होता है या सूट सिस्टम होता है उसमें वो डिफ्यूज करके सेल को इलॉन्गेट करता है और वो ग्रोथ को दिखाता है, मैं टिप ऑफ द रूट हो या टिप ऑफ द सूट हो, और साथ में फ्रूट के डेवलपमेंट को। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये क्या करता है, जैसे अब साइटोकाइनिन हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा तो पत्ते कल उगेंगे और परसों जो है मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसको एजिंग होने से रोकता है, मतलब उसको बूढ़े होने से रोकता है। किसको, पत्तों को और फ्लावर्स को। जिब्बेरेलिन क्या करता है, स्टेम को इलॉन्गेट करता है, प्लस जो होते हैं फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, उसके डेवलपमेंट में, सीड के जर्मिनेशन में, माने बीजों का अंकुरित होना, उसको भी ये प्रमोट करता है। इसके अलावा हम लोग आते हैं फिर एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो जो स्टोमेटा होता है, काउजेज स्टोमेटा टू क्लोज, स्टॉप एंड ग्रोथ ड्यूरिंग ड्राउट और फ्लोट, माने स्टोमेटा को बंद करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। और स्टोमेटा बंद होने से क्या क्या चीज़ें रुकती है, या फिर स्टेम के ग्रोथ को रोकने का काम, स्टोमेटा के ओपनिंग के रोकने का काम, ये काम करता है। एथिलीन की बात करेंगे तो एथिलीन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कुछ फल जो पकते हैं, फल किस कारण पकते हैं, कौन से हार्मोन के कारण, तो एथिलीन के कारण। ये एजिड करता है, मैंने पत्तियों को बूढ़ा होने में, भाई पत्तियां तो हमेशा हरी भरी नहीं न रहेगी, तो पत्तियों को बूढ़ा करने में मदद करता है ये, और फलों को पकाने में मदद करता है, फूलों को मैंने बूढ़े करने में मदद करता है, ये एजिंग को बढ़ाता है। लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, एज को डिले करता है, साइटोकाइनिन एज को डिले करता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका रहेगा। और इस तरह हमने देखा
कि ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया वन शॉट रिवीजन में। और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो क्या करना है पता ही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या करना है, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो ओनली फोकस ऑन माय वीडियो एंड नोट्स टू अचीव ए गुड रैंक। डोंट माने अपने माइंड को इधर उधर मत भटकाइए भाई, कौन से किताब से सवाल आएगा, सैम्पल पेपर से आएगा, ये आएगा वो आएगा। जो टॉपिक आपके पास मौजूद है उसी पर फोकस कीजिए, आप एकदम अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।